पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की ये वीडियो एंग्रो पावरजेन कादरपुर लिमिटेड के बारे में है। इस कंपनी के बारे में हमारे बहुत से सब्सक्राइबर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि इस कंपनी को एनालाइज किया जाए, इसके फंडामेंटल्स को, इसके फाइनेंशियल्स को डिटेल में डिस्कस किया जाए। तो इस वीडियो में हम एंग्रो पावरजेन कादरपुर लिमिटेड यानी EPQL की कारकर्दगी का एक जायज़ा लेंगे और फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पर देखेंगे कि कंपनी माजी में कैसा परफॉर्म करती रही है, अभी इसकी क्या सिचुएशन है और इसके फ्यूचर के हवाले से और इसकी जो दीगर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको भी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर इस कंपनी का हम बेसिक इंट्रोडक्शन लें तो ये कंपनी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पावर सेक्टर की एक कंपनी है और ये एंग्रो ग्रुप की कंपनी है और कादरपुर में इसका 217 मेगावाट का एक पावर प्लांट है और ये पाकिस्तान में जो बिजली की ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने में अपना एक कंट्रीब्यूशन प्ले कर रही है। इस कंपनी की जो पावर जनरेशन है, अगर उसके अंदर हम मेथडोलॉजी की बात करें तो 127 मेगावाट का इसका एक गैस टरबाइन है और 100 मेगावाट का इसका स्टीम टरबाइन है। तो बेसिकली गैस और स्टीम की बुनियाद पर जो पावर प्लांट चल रहा है इसका, उससे ये अपनी बिजली को जनरेट कर रहा है। इस कंपनी का जो पावर प्लांट है वो कादरपुर में है, जो कि सिंध में घोटकी के करीब वाक़ है। अब हम इस कंपनी के हवाले से जो इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं और इम्पोर्टेंट रेशोज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं। इस कंपनी के शेयर की अगर बात की जाए तो इस वक्त स्टॉक मार्केट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी शेयर प्राइस 21 रुपये 62 पैसे है, जबकि पिछले एक साल की अगर हम इसकी रेंज देखें तो 6 रुपये से 30 रुपये के बीच बीच में ये ट्रेड होता रहा है। इससे हमें पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा एक वेरिएशन हमें नज़र आ रही है, लोअर साइड के ऊपर भी और अपर साइड के ऊपर भी। और इस वक्त जो इसकी प्राइस है वो काफ़ी बीच की प्राइस है, जो बहुत ज़्यादा टॉप को भी टच नहीं कर रही और बहुत ज़्यादा बॉटम के करीब भी नहीं है। अगर हम इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 7 बिलियन इसका मार्केट कैपिटल है, जबकि अगर हम लास्ट जो इसका ईयरली EPS है उसको देखें तो वो बनता है 4.92। तो एक कंपनी जिसके शेयर की प्राइस 6 रुपये और 30 रुपये के बीच में हवर अराउंड कर रही हो, उसकी अगर EPS 4.92 यानी तकरीबन 5 रुपये के करीब हो तो ये एक अच्छी EPS कहलाएगी। इसके बाद अगर हम इसके ट्रेलिंग 12 मंथ की प्राइस टू अर्निंग रेशो देखें तो वो बनती है 6.38 और इसकी अगर हम सेल्स ग्रोथ को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें 2021 से 2022 तक तो वो बनती है 26.01%। यहाँ पर ये मेंशन करना ज़रूरी है कि इस कंपनी का जो ईयर एंड होता है वो दिसंबर में होता है, इसलिए अभी रिसेंटली इसने जो रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं वो इसके हाफ ईयरली रिजल्ट्स थे बेस्ड ऑन द पीरियड एंडिंग 30 जून 2022। अगर हम डेट टू इक्विटी रेशो इसकी देखें अप टू द सेकंड क्वार्टर ऑफ 2022 तो वो बनती है 77.54%। इसका मतलब यह है कि कंपनी बहुत ज़्यादा लेवरेज पे नहीं है और ये डेट के मुकाबले में इक्विटी के ऊपर ज़्यादा रिलाई कर रही है, इट्स अ पॉजिटिव थिंग। इसका जो लास्ट एनुअल डिविडेंड है वो 7 रुपये 50 पैसे था और उसके बाद लास्ट एनुअल डिविडेंड के बाद इस साल की जो हाफ ईयरली रिजल्ट्स हैं उसकी बेसिस पे भी ये ऑलरेडी 5 रुपये का डिविडेंड दे चुकी है। इस कंपनी के अगर हम 2021 के फोर्थ क्वार्टर तक की पे आउट रेशो देखें तो वो बनती है 152.44%, जो कि इसकी अर्निंग से ज़्यादा बनती है। यहाँ पर ये चीज़ डिस्कस करना ज़रूरी है कि पावर सेक्टर की बहुत सारी कंपनीज जो हम पहले भी एनालाइज कर चुके हैं इस चैनल में, वहाँ पर भी हमने देखा है कि उनकी पे आउट रेशो बाज़-औक़ात कुछ खास मखसूस सालों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 100% से तजावज़ कर जाते हैं, जिसमें बज़ाहिर ये लगता है कि कंपनी अपनी अर्निंग से ज़्यादा आपको पे आउट दे रही है। लेकिन होता ऐसे है कि इनकी बहुत सारी पेमेंट्स रुकी होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से और उनको जब किसी पेमेंट की किस्त मिलती है तो वो पुरानी पेमेंट जो मिलती है उसकी बेसिस पे ये आपको बाज़-औक़ात अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा डिविडेंड दे रही होती है। इसलिए हमें जो रेशोज़ हैं उसके अंदर नज़र आ रहा होता है कि इनका जो पे आउट है वो 100% से तजावज़ कर गया है। इसके बाद अगर अप टू द फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2021 अगर हम इसका डिविडेंड यील्ड देखें तो वो 34.71% बनता है, लेकिन अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ की डिविडेंड यील्ड देखें तो वो इससे भी ज़्यादा बनेगी, क्योंकि अभी रिसेंटली इस कंपनी ने 5 रुपये का अजाफी डिविडेंड भी अनाउंस किया फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ ईयर 2022। इसकी करंट रेशो अगर हम देखें अप टू द सेकंड क्वार्टर ऑफ 2022 तो वो बनती है 1.26, जिससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी की जो करंट एसेट्स हैं वो करंट लायबिलिटीज से ज़्यादा हैं, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव थिंग। तो यहाँ पर जितने भी नंबर हैं वहाँ पे हमें काफ़ी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं। इट मीन्स कि कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बेस्ड ऑन द नंबर्स वी हैव सीन सो फार। लेकिन इसी की बेस पे हम कोई कंक्लूजन ड्रा नहीं कर सकते।
अब आगे हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को, इसकी अर्निंग्स को हिस्टोरिकली देखते हैं, इसके फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हैं, फिर इसकी हम ईपीएस हिस्ट्री, इसकी डिविडेंड हिस्ट्री और बहुत सारे फैक्टर्स को देखेंगे, तभी हम बेहतर तौर पे किसी किस्म की राय कायम करने की पोजीशन में होंगे। अब हम इसका जो इनकम का डेटा है वो हिस्टोरिकली देखते हैं 2017 से लेके अप टू द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022, अगर हम अप टू द फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि इस कंपनी की जो सेल्स हैं वो 2017 में 11.5 बिलियन थी और 2018 में वो 2.46% बढ़ी हैं, जबकि 2019 में वो मज़ीद 11.17% बढ़ गई थी। लेकिन 2020 में इसकी जो सेल्स हैं उसको एक अच्छा खासा डेंट लगा और 38.66% डिक्लाइन आया और जो सेल 2017 में 11.5 बिलियन थी वो 2020 में कम होकर 8.09 बिलियन रहेगी। उसके बाद 2021 में एक दफ़ा फिर हमें इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है कंपेयर टू 2021। तो अगर हम उसको देखें परसेंटेज में तो 26% का फिर से इजाफा हुआ और इसकी सेल 10.2 बिलियन पे चली गई। लेकिन ये देखना ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है कि अब 2017 के मुकाबले में अभी भी इसकी 2021 की जो सेल्स हैं वो कम हैं। 11.5 बिलियन थी 2017 में, जो कि 2021 में 10.2 बिलियन है। जबकि 2022 के जो 6 महीने के रिजल्ट हैं उसके मुताबिक इसकी सेल्स 4.26 बिलियन है। इट मीन्स कि अगर इतनी ही मज़ीद सेल्स अगले हाफ ईयर में भी होती हैं तो ये बमुश्किल 8 बिलियन तक पहुंच सकेंगी और उस हिसाब से भी देखा जाए तो 2021 के मुकाबले में भी हमें कुछ डिक्लाइन नज़र आएगा। ये मैं हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ क्योंकि अगले 6 महीने के जो सेल्स होती हैं वो कैसी होंगी ये हम कुछ भी कंक्लूसिवली यहाँ पे नहीं कह सकते। हो सकता है कि अगले 2 क्वार्टर्स में कंपनी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके जो 10.2 बिलियन का 2021 का नंबर था उसको बीट कर जाए, और ये भी पॉसिबल है कि उससे अच्छा खासा कम करे या उससे अच्छा खासा ज़्यादा कर दे। बहरहाल इन जनरल देखा जाए तो कंपनी की जो सेल्स हैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा इजाफा नज़र नहीं आ रहा। 2017 से 21 तक का हम देखें तो बीच में हमें डिक्लाइन ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट अगर हम देखें तो 2017 में कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट 2.7 बिलियन था। 11.5 बिलियन की सेल्स के बाद 2.7 बिलियन का प्रॉफिट, इसका मतलब है जो इनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। 2018 में भी अगर हम देखें तो ये 3.01 बिलियन और यहाँ पर हम 2017 के कंपैरेटिव देखें तो 11% का इजाफा हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद 2019 में 20% का इजाफा, जबकि 20 में जैसे सेल्स के अंदर 38% का डिक्लाइन है तो ग्रॉस प्रॉफिट में 52% का डिक्लाइन हमें नज़र आ रहा है। इट्स अ बिग डिक्लाइन। 8 बिलियन की सेल्स में से सिर्फ 1.7 बिलियन की ग्रॉस प्रॉफिट है 2020 में, विच मीन्स कि इनको जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो बहुत ज़्यादा पड़ी है 2020 के फिजिकल ईयर के अंदर। 2021 में भी इनकी अगर हम देखें तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 1.38 बिलियन है, जो कि 2017 से भी कम है। जबकि अगर हम फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 देखें तो इनकी 426 मिलियन का इनका अभी तक ग्रॉस प्रॉफिट बना है। तो इट मींस कि अगर यही नंबर्स आगे 6 मंथ्स के लिए भी कैरी फॉरवर्ड करें तो इनका 1 बिलियन से भी कम होगा इस साल का जो टोटल इनका ग्रॉस प्रॉफिट होगा। उसके बाद अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो उसके अंदर भी हमें रिजल्ट्स तकरीबन उसी तरह नज़र आ रहे हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2017 में 2.5 बिलियन, 2018 में 2.8 बिलियन, 2019 में 3.4, फिर 2020 में कम हो गए 1.5 और 2021 में मज़ीद कम हो गए 1.2 बिलियन पे रह गया। और यहाँ पर भी हम परसेंटेजेस में भी देख सकते हैं कि 20 और 21 में ये जो नंबर्स हैं ये मज़ीद पिछले सालों के मुकाबले में कम हुए। 2022 के जो 6 महीने हैं उसमें इनका 270 मिलियन का टोटल बन रहा है, 270.5 मिलियन का हाफ ईयरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो 2017 में 2.39, 2018 में 2.62, 2019 में 3.40 और 2020 में 2.09। 2020 की खास बात यह है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट से इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स ज़्यादा है, विच मीन्स कि जो अदर इनकम के ज़ुमरे में इनको इनकम आई है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा रही है। उसके बाद 2021 में भी हम देख सकते हैं कि 1.2 बिलियन के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 1.59 है, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ज़्यादा है। इसी तरह 2022 में भी 270 मिलियन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और जो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 410 मिलियन है 6 महीने का, विच मीन्स कि इनकी जो अदर इनकम के ज़ुमरे में इनकम आई है वो अच्छी खासी है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि बॉटम लाइन को अगर हम देखें तो वहाँ पर भी हमें वही रिजल्ट्स कैरी फॉरवर्ड होकर नज़र आ रहे हैं कि कंपनी ने 2017 से 2018 में गेन किया 9%, 18 से 19 में मजीद गेन करके 29% का इजाफा किया। लेकिन 2020 और 21 में इनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहे
और इन्होंने 38% और 23% अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो लूज़ किया है। और अगर हम 6 मंथ्स का जो रीसेंट रिजल्ट है उसमें देखें तो 405 मिलियन इनका हाफ ईयरली नेट प्रॉफिट बन रहा है। तो यहाँ पर भी हमें लगता है कि इस साल के आखिर में इनका 1 बिलियन टच होना काफ़ी मुश्किल है। अब हम कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट में से डेटा है उसको एनालाइज करते हैं हिस्टोरिकली 2017 से 2021 तक। तो करंट एसेट्स अगर हम देखें तो 2017 में इनके 8 बिलियन थे, जो कि 2018 में 10 बिलियन, 19 में 14, 20 में थोड़े कम हो गए 12 और 21 में बढ़कर 15 बिलियन हो गए। तो यहाँ पर नंबर हमें हौसला अफजा नजर आ रहे हैं कि 2017 के मुकाबले में अगर हम 21 में देखें तो इनके तकरीबन डबल के करीब जा चुके हैं इनके करंट एसेट्स। जबकि टोटल एसेट्स अगर हम देखें तो वहां पर भी 2017 में 21, 2018 में 24 बिलियन, 2019 में 27, 2020 में कम होकर 25, जबकि 2021 में फिर से बढ़कर 27 बिलियन पे चले गए। तो इनके जो टोटल एसेट्स हैं उसमें भी हमें सवाए 2020 के बाकी तमाम सालों में इजाफा नजर आ रहा है, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। उसके बाद करंट लायबिलिटी को अगर हम देखें तो 2017 में 8.6 बिलियन, 2018 में 11.8, 2019 में 13.5, 2020 में जहां इनकी एसेट्स में कमी आई है वहां पर उनकी लायबिलिटीज में भी कमी आई है। सो दैट्स अ गुड थिंग, 8.8 बिलियन, जबकि 2021 में 11.2 बिलियन। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का आपस में तकाबुल करना होता है कि अगर करंट एसेट्स बढ़े हैं तो क्या करंट लायबिलिटीज़ उसी हिसाब से कम हुई हैं या ज़्यादा हुई हैं। लायबिलिटीज़ अगर किसी कंपनी की बढ़ रही हैं तो उसकी वजह से अगर एसेट्स भी बढ़ रहे हैं तो दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। और इसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि कोई कंपनी अगर लोन्स लेती है या किसी भी तरह उनकी लायबिलिटीज़ बढ़ रही हैं तो नॉर्मली ये होता है कि वो उस जो भी लोन कंपनीज लेती हैं तो अगर उसको पॉजिटिवली यूटिलाइज करती हैं तो उसकी बेसिस पे इन फ्यूचर जो अपकमिंग क्वार्टर्स होते हैं या अपकमिंग ईयर्स होते हैं उसमें एक मुस्बत रिजल्ट हमें नज़र आ रहा होता है। तो अगर ऐसा हो रहा हो तो फिर लोन्स लेना कोई बुरी बात नहीं होती। लेकिन अगर कंपनीज के लोन्स बहुत ज़्यादा हो जाएं और उनकी जो करंट रेशो है वो उसकी वजह से इम्पैक्ट हो जाए और डेट टू इक्विटी रेशो, डेट टू एसेट रेशो और इस तरह की बाकी जो रेशोज हैं वहाँ पर अगर हमें बहुत ज़्यादा बिगाड़ नजर आए तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। यहाँ पर अगर हम इनकी टोटल लायबिलिटीज देखें तो वो भी 11.4 से बढ़कर 12.6 हुई 2018 में विद इंक्रीज ऑफ 10%, फिर 7% मजीद बढ़ी 2019 में और 2020 में जो इनकी टोटल लायबिलिटीज हैं वो 27% कम हो गई। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 2020 में इनके जो एसेट्स हैं वो सिर्फ 7% कम हुए टोटल एसेट्स, जबकि इनकी टोटल लायबिलिटीज 27% कम हुई। सो दैट्स अ गुड थिंग कि इनकी लायबिलिटीज अच्छी खासी कम हुई थी कंपेयर टू द एसेट्स। और 21 में अगर हम देखें तो इनकी जो टोटल लायबिलिटीज है वो 14.1% उसके कंपेयर टू 2020 बढ़ गई। फिर टोटल इक्विटी की अगर बात करें तो इक्विटी के अंदर जो इनके रिजर्व्स वगैरह होते हैं वो बढ़ते हैं क्योंकि इनकी जो कैपिटल है उसको उसके अंदर एज सच आई मीन इनकी जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं मार्केट के अंदर उसमें कोई फ़र्क नहीं आया क्योंकि कंपनी ने कोई बोनस शेयर्स नहीं दिए, कोई राइट शेयर्स इशू नहीं किए, तो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स में कोई फ़र्क नहीं आया और इसलिए टोटल इक्विटी में जो फ़र्क है उसको हम रिजर्व्स में इजाफे या कमी के साथ ताबीर करेंगे। 2017 में इनका 9.8 बिलियन था और अगर 2021 तक जाएं तो मुसलसल हमें इजाफा नज़र आ रहा है 9 से 11, फिर 13, 15 और फिर 16 बिलियन। तो दैट्स अ गुड थिंग कि इनकी जो इक्विटी है वो मुसलसल इंक्रीज़ हो रही है। इट मीन्स कि कंपनी अगरचे बहुत ज़्यादा पे आउट्स दे रही है और इनकी जो पे आउट रेशो थी वो 100% से भी ज़्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद जो इनकी टोटल रिजर्व्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। इसके बाद अब हम कंपनी के हिस्टोरिकल ईपीएस और डिविडेंड डेटा को एनालाइज करते हैं। अगर हम इस कंपनी की ईपीएस को 2014 से लेकर 2021 तक देखें तो हम देख सकते हैं कि इनकी ईपीएस हमेशा पॉजिटिव में ही रही है। इट मीन्स कि कंपनी कभी भी लॉस में नहीं गई किसी भी साल के अंदर। लेकिन 2019 में इनकी ईपीएस सबसे ज़्यादा थी 10.5, उसके बाद हमें डिक्लाइन नज़र आ रहा है 2020 में 6.42 और 2021 में अगर हम देखें तो 4.92 पे इनका फर्दर डिक्लाइन आ गया। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि कंपनी को जो चूँकि कास्ट ऑफ सेल्स इनकी बढ़ रही है इसलिए जो ओवरऑल इनकी जो बॉटम लाइन है और ईपीएस है उसके अंदर हमें एक डिक्लाइन नज़र आ रहा है। इस कंपनी की पे आउट हिस्ट्री भी बड़ी शानदार है और हमेशा हर साल इस कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड दिया है। पावर सेक्टर की मेजॉरिटी कंपनीज़ का यही है कि वो बहुत अच्छा डिविडेंड दे रही होती हैं और इससे पहले भी हम कुछ कंपनीज़ को जैसे निशात चूनिया पावर लिमिटेड और कुछ दीगर कंपनीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, उन्होंने भी बड़े अच्छे डिविडेंड्स दिए हैं। इस केस में अगर हम यहाँ पे EPQL की बात करें तो 2017 में इन्होंने 32.5%, 2018 में 15%, 19 में 30%, 20 में फिर 30%, 21 में 75% और फिर 2022 का जो हाफ ईयर है
अब तक के 6 महीने उसमें इन्होंने 50% डिविडेंड दे दिया है। तो यहाँ पर परसेंटेज जो भी मैंने लिखी है उसको आपने बेस्ड ऑन द फेस वैल्यू लेना है। 50% का मतलब 5 रुपये, 75% का मतलब 7.5 रुपीज़ और 30% का मतलब 3 रुपये होगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं एज अ कंक्लूजन इस कंपनी के हवाले से, क्योंकि कंपनी के जो नंबर्स हमने देखे हैं वहाँ पर हमें एक मिला जुला सा रुझान देखने को मिला है। जहाँ पर इनकी डिविडेंड हिस्ट्री बहुत अच्छी हमें देखने को मिली, वहाँ पर हमें इनकी सेल्स के अंदर और ख़ास तौर पे कॉस्ट ऑफ सेल्स के बढ़ने की वजह से ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर और जो बॉटम लाइन है उसके अंदर डिक्लाइन भी देखने को मिला। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो कंपनी है एंग्रो पावर जैन कादरपुर लिमिटेड, इस कंपनी का जो पावर प्लांट है उसका बड़ा इन्हिसार गैस पे है। जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनकी गैस की और स्टीम की टर्बाइन्स हैं। तो मुल्क के अंदर जो गैस के ज़खायर हैं उसके अंदर जो डिप्लीशन आ रही है, जो कमी आ रही है, उसका एक बराह रास्त इम्पैक्ट इस कंपनी पे पड़ेगा, क्योंकि कंपनी बेसिकली रिलाई ही गैस के ऊपर कर रही होती है। तो गैस की जो शॉर्टेज हो, गैस की लोड शेडिंग हो, गैस कंपनीज़ को या इंडस्ट्री को अगर मिलने में दुश्वारी हो, तो ये सारी चीज़ें इस तरह की कंपनीज़ के ऊपर ज़्यादा डायरेक्टली इम्पैक्ट डाल रही होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज़ ये है, इस खदशे को जो कि गैस की डिप्लीशन है इसके पेश नज़र कंपनी जो बाकी ऑप्शंस हैं उनको भी ज़ेर गौर ला रही है, जिसमें RLNG के इस्तेमाल को यहाँ पे मैं ख़ास तौर पे मेंशन करूँगा, क्योंकि ये वो ऑप्शन है जिसको कंपनी ऑलरेडी कंसीडर कर रही है। और अगर इसको ज़ेर इस्तेमाल लाती है तो फिर गैस की डिप्लीशन की वजह से जो पोटेंशियल इम्पैक्ट पड़ सकता है उसको किसी हद तक मिटिगेट किया जा सकता है। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इस कंपनी के बारे में, वो ये है कि गुज़श्ता कुछ अरसे में, जैसे हम डिस्कस भी कर चुके हैं, कि कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर कोई खातर खा इजाफा नहीं हो रहा। EPS के अंदर भी हमने देखा, बॉटम लाइन के अंदर भी देखा, और बाकी जो प्रॉफिट्स हैं उसके अंदर भी हमने देखा कि कंपनी पिछले कुछ सालों में डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रही है, बजाय इसके कि वो अपवर्ड ट्रेंड में जा रही हो। और सेल्स के अंदर भी हमने देखा था कि कंपनी की 2017 से लेकर 2021 तक की अगर सेल्स का मवाजना करें और फिर 2022 के 6 महीने की सेल्स को भी देखें तो सेल्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ सकी है कंपनी की। इसके बाद जो एक और पॉजिटिव पॉइंट, जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं या पोटेंशियली नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको मैंने रेड में शो किया है, और जो पॉजिटिव पॉइंट हैं या पोटेंशियली पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको मैंने ग्रीन में शो किया है। तो यहाँ पर एक और पॉजिटिव पॉइंट इस कंपनी के हवाले से ये है कि कंपनी इटसेल्फ, अगर हम इसकी बात करें तो ये एक बड़े ग्रुप का हिस्सा है, एंग्रो ग्रुप का हिस्सा है, जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर भी और इन जनरल भी पाकिस्तान में जो बिजनेस के हवाले से बात की जाए तो बहुत बड़ा ग्रुप है। और इस कंपनी की ऑटोमेटिकली एक अच्छी साख है बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। तो जब कोई कंपनी एक अच्छे ग्रुप का हिस्सा होती है तो उसके बारे में जो सेंटिमेंट्स होते हैं मार्केट के अंदर और इन जनरल उस कंपनी के ऊपर जो उसकी जो बैकिंग होती है वो स्ट्रांग होती है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है जो कि EPQL के ज़ुमरे में आता है। इसके बाद जो आखिरी पॉइंट में यहाँ पर आपके सामने लाऊंगा वो ये है कि अगर हम डिविडेंड की बात करें, जो कि शेयर होल्डर्स को खास तौर पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है, उनके लिए सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि कोई कंपनी अगर कमा रही है तो उसमें से क्या डिविडेंड भी दे रही है या वो कंजूसी कर रही है और सारा पैसा अपने पास ही रख रही है। तो इस कंपनी की अगर हम बात करें तो ये शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छा डिविडेंड दे रही है और मुसलसल दे रही है। इसलिए अगर आप डिविडेंड बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन के अंदर इस तरह की कंपनीज ऑटोमेटिकली आपके लिए एक अट्रैक्शन बनती हैं, क्योंकि आप डेड श्योर होते हैं कि इस तरह की कंपनी अगर किसी वजह से मार्केट के अंदर उनमें थोड़ी बहुत मंदी भी आती है तो भी जो डिविडेंड है वो अच्छा दे रही होती हैं, तो आपके जो पोटेंशियली आपकी जो अर्निंग्स होती हैं वो बढ़ रही होती हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने जहन में रखना होता है। इसके अलावा बाकी ये इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कंपनी में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बाकी आपकी जो स्ट्रेटजी है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट की गोल्स हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, उनको जहन में रखें। फिर आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है उसको जहन में रखें। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को जहन में रखकर आपने डिसीजन लेना है। लेकिन जो वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन शेयर की गई इसका मकसद ये है कि आपको बेहतर तौर पे अंडरस्टैंडिंग हो सके कि कंपनी की हिस्टोरिकली परफॉर्मेंस कैसी रही है। और ये कोई बाय और सेल कॉल नहीं होती। मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं उसमें जो भी डेटा आपके साथ शेयर किया जाता है वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी ये आपका अपना डिसीजन होता है। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आपको उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।